आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, कई लोगों के मैसेज भी आए हैं और कॉल भी आ रहे हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपने अप्रिशिएट भी किया है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये बेसिकली बहुत लेटेस्ट केस है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल में लिया है और ये वीडियो केवल ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे प्रॉपर एनालिसिस करना है, सारी संभावनाओं को कैसे देखना है और बाद में कैसे मैच करके फाइनल एनालिसिस करना है। इससे पहले एक चीज़ और है, कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ग्रहों की युति के संबंध में अगर एक घर में 2, 3, 4 ग्रह हैं तो उसको कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए। इस संबंध में 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर एक वीडियो आ जाएगा, जहां आप लोग बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे कि चाहे एक घर में कितने भी ग्रह हों, बहुत आसानी से उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, कैसे समझना है, ग्रह कैसे काम करेंगे। और जहाँ तक कोशिश है, वैदिक ज्योतिष की हर चीज़ हम आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे। जहाँ तक है, मार्च से लेके अप्रैल तक सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसके बाद शायद कोई भी क्लास की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, आज हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं आलिया भट्ट का। फिल्म अभिनेत्री है। सामने है हमारे उनका लग्न चार्ट और बर्थ का समय है 1993। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड जो है मून, तो हम मून नोट कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं 2nd हाउस के लॉर्ड की, जो है सैटर्न, तो हम यहाँ पे सैटर्न नोट कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी दशा अंतरदशा में विवाह दे सकते हैं, यहाँ तक तो बहुत कॉमन है। मून की स्थिति देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा आपको दिखेगा कुंडली के 11वें घर में, यहाँ पर हाउस ऑफ गेन में बैठा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के हाउस में बैठा है, अच्छी बात है। लेकिन राशि है 8 नंबर, जहाँ मून हो जाता है नीच राशि में, यानी कि चंद्रमा जो विवाह का कारक है, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड है, वो इस समय नीच राशि में बैठा है। दूसरी चीज़, राहु के साथ बैठा है। तीसरी चीज़, 5वें घर से केतु की एस्पेक्ट में है। अब ये तो ग्रहण हो गया, राहु केतु मिलके ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे। क्या और कुछ भी है मैलिफिक इफेक्ट? आप देखेंगे दूसरे घर में बैठा शनि अपनी 10th एस्पेक्ट भी मून पर डालेगा, तो ये तो मैलिफिक की एस्पेक्ट हो गई। तो क्या जातक की शादी नहीं होगी, या होगी तो बहुत परेशानी से होगी, बहुत विलंब से होगी? क्या ऐसा कुछ होगा? क्योंकि शादी तो हो गई और अच्छे से हुई, और देश काल पात्र की बात करें तो सही समय पे, बल्कि जल्दी ही हुई, क्योंकि इस एज में फिल्म इंडस्ट्री में शादी हो जाना बहुत आम बात नहीं है। यानी कि चंद्रमा की राहु से युति होना, केतु से एस्पेक्ट होना और शनि की दृष्टि से भी शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। युति में आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। एक बार इसे हटा देते हैं जी। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये देख लिया कि मून मैरिज दे सकता है, सैटर्न मैरिज दे सकता है। क्या कोई और ग्रह है जो मैरिज दे सकता है? कुंडली के नीचे आपको ग्रहों की डिग्री लिखी मिलेगी। यहाँ गौर से देखिएगा, आपको सन मिलेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे सन क्या होगा। सन होगा हमारा डीके, ये तो सबको क्लियर है। डीके हम पढ़ चुके हैं, दाराकारक। क्या और कोई प्लानेट है? तो आपको 2nd हाउस में एक मरकरी बैठा और देखेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 2nd हाउस में जो प्लानेट बैठा है उसका भी रोल हो सकता है। तो लग्न चार्ट से हमने 4 ग्रह निकाल लिए, नोट कर लिए कि हाँ, इनका इम्पोर्टेंस हो सकता है। शनि का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लग्नेश है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में बैठा है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो 3 से 4 चीज़ें शनि को बली बनाती हैं। अब आगे देखते हैं। एक दूसरा तरीका भी हमने सीखा है कि हम एक कुंडली को लग्न से ही नहीं, चंद्र से भी देखते हैं। तो अगर मैं चंद्र कुंडली की बात करूं तो हम पहला घर उसे मानते हैं जहां चंद्रमा बैठा है,
तो आपको पता है चंद्रमा 11वें घर में है। इसका लग्नेश कौन? इसका लग्नेश है मार्स। तो एक तो चंद्र कुंडली का लग्नेश हो गया। अब हमें देखना है चंद्रमा से दूसरे घर में कौन सा प्लानेट है। 9th हाउस में, 9th नंबर राशि में कोई प्लानेट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या चंद्रमा से 7वें घर में कोई प्लानेट है? जी हाँ, चंद्रमा से 7वें नंबर पे आपको मिलेगा केतु। हमने पढ़ा है दूसरा और 7वें प्लानेट की दशा अंतरदशा शादी दे सकती है। केतु लिख लिया। पर क्या केवल यहीं तक सीमित रह के प्रेडिक्शन कर पाएंगे? केतु के बारे में चेक करना पड़ेगा अभी, और देखते हैं कैसे करेंगे। केतु पे एस्पेक्ट किसकी है? अभी देखा 7th है मून से, तो मून की एस्पेक्ट है। मून है 7th हाउस का लॉर्ड, यानी कि केतु कैसा व्यवहार करेगा? जिसके साथ होगा, जिस राशि में होगा, या जिसकी एस्पेक्ट होगी। तो मून की एस्पेक्ट है, यानी कि विवाह का लॉर्ड है वो। वीनस की राशि में बैठा है केतु, वीनस भी विवाह देता है। और तीसरी बात, जुपिटर को देखिए, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट केतु पे है, और जुपिटर फीमेल कुंडली में विवाह का कारक है। केतु भी अच्छा दमदार प्रबल दावेदार बनता है, लेकिन अकेले लग्न और चंद्र कुंडली से निर्णय नहीं कर सकते, ये भी हमें जानते हैं। तो अब इस चार्ट के नमांश पर चलते हैं। नवमांश में देखते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले नवमांश में देखिए, दूसरा घर, 7वां घर आपको देता है वीनस, दोनों घर का मालिक एक, और ये अपनी दशा में विवाह कराने का पूरा दमखम रखता है। फिर बात करते हैं सैटर्न की, क्योंकि हमने लग्न में भी सैटर्न देखा। सैटर्न यहाँ पे 7वें घर में बैठा है और अपनी उच्च राशि में है, यानी दोनों जगह से हमको सैटर्न मिलता है। ये भी प्रबल दावेदार हो जाता है। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं दारा कारक की। दारा कारक बैठा है यहाँ पे। अब इस दारा कारक का ना तो दूसरे घर से कोई संबंध दिखता है, ना 7वें घर से कोई संबंध दिखता है, क्योंकि दारा कारक को नौमांश में अगर काम करना है तो या तो दूसरे घर से संबंध बनाए या 7वें से बनाए, तो अभी कहीं नहीं बनाया इसने। चलिए ठीक है। अब चंद्र कुंडली में हमने देखा कि हमें केतु मिला। क्या केतु का रोल नौमांश में कहीं है? देख लेते हैं। केतु दारा कारक के साथ बैठा है, बात एक हो गई। दूसरा, अब आप गौर से समझिए, केतु जो है वो दारा कारक के साथ है, और दारा कारक यानी कि सूर्य 5वें घर का मालिक है। 5वां घर होता है लव अफेयर का, ठीक है। और लग्न चार्ट में भी केतु 5वें घर में बैठा है, 5वां घर होता है लव अफेयर का। तो केतु कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करता है कि अगर केतु इन्वॉल्व होगा तो लव मैरिज के चांसेस हैं। और कंफर्मेशन मिलेगा इसमें? बिल्कुल मिलेगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है, मून से 5वां घर देखिए, मून से 5वां घर आएगा फिर यही जहाँ दारा कारक और केतु बैठे हैं, और 5वां घर होता है आपका लव अफेयर का। यानी कि लग्न चार्ट में केतु 5वें घर में बैठा है वीनस की राशि में। नौमांश में केतु दारा कारक के साथ है जो 5वें घर का मालिक है। चंद्रमा से देखेंगे तो केतु नौमांश में 5वें घर में बैठा है, तो यानी कि केतु इन्वॉल्व हुआ तो लव मैरिज करा के ही मानेगा। ये कंफर्म होता है यहाँ से। तो वीनस की दशा अपने आप में विवाह दे सकती है, और केतु प्रबल दावेदार है क्योंकि दारा कारक के साथ भी बैठा है, और सैटर्न भी दावेदार है। तो यहाँ हमें 2-3 ग्रह आपको मिल जाते हैं। चूंकि ये ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो हम प्रेडिक्शन नहीं करने वाले, हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है क्योंकि केतु को डिटैचमेंट बोला जाता है। तो क्या वो चीज़ें हर जगह प्रैक्टिकल सही होती हैं? और यही चीज़ होती है युति के साथ। जब आप युति के बारे में पढ़ते हैं और कोई रिटर्न रूल आप याद कर लेते हैं कि गुरु और राहु एक साथ हुए तो ऐसा होगा, पर वो होता नहीं है और कन्फ्यूज़न होता है आपको केवल इसीलिए। तो हम किसी रिटर्न रूल की बात करेंगे ही नहीं जब युति पढ़ेंगे। कुछ फिक्स रूल हैं वो आपको बाद में दे देंगे, पर वो प्रैक्टिकली कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे उनकी विवेचना करने से अच्छा है हम ये समझ लें कि 3 ग्रह बैठे हैं तो वो काम कैसे करेंगे। तो अगले वीडियो में 2 से 3 दिन में आ जाएगा, तो वो एनालिसिस हम कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, हमने 3 तरीके से लग्न चार्ट देख लिया, चंद्र कुंडली देख ली और नवमांश चार्ट देख लिया। अभी इनको साथ में रख लेते हैं। नीचे देखेंगे दशाएं हैं हमारे सामने। पहली दशा मरकरी की, जब जातिका 2 साल की हुई।
कोई काम नहीं आता। दूसरी दशा केतु की, जब जातिका 9 साल की हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब आती है वीनस की दशा, जहाँ जातिका 9 साल से लेके 29 साल तक की उम्र में थी। अब देखा जाए तो 22, 24, 25, 26, 27 ये एक विवाह की उम्र मानी जाती है हमारे यहाँ। तो जी हाँ, वीनस की दशा एग्जैक्ट सही टाइम पे शुरू हो रही है। उसके बाद आती है सूर्य की। क्या सूर्य की दशा में शादी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, दारा कारक है, करवा सकता है। फिर क्या मून की दशा में नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लग्न में 7th हाउस का लॉर्ड है। लेकिन हमें पहली दशा मिलती है वीनस की। अब हम लग्न को और नवमांश को कंपैरिजन करते हैं, चीज़ें समझते हैं। ये क्लियर है कि वीनस की दशा जो नवमांश में दूसरे और 7वें घर का मालिक है, उसकी दशा सही समय पर आ रही है, वीनस दे सकता है शादी। और दूसरा, ये विवाह का कारक भी है, तो लग्न चार्ट के हिसाब से भी अगर वीनस की दशा चलेगी तो भी विवाह हो सकता है। दूसरी चीज़, वीनस लग्न चार्ट में कहाँ बैठा है? वीनस तीसरे घर में अपनी उच्च राशि में बैठा है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, वीनस पे जुपिटर की एस्पेक्ट है। जुपिटर विवाह का कारक है फीमेल कुंडली में, तो यहाँ भी सपोर्ट करता है। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब वीनस से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें केतु को और परखना है। तो केतु को हम परख चुके, लग्न चार्ट में 5वें घर में है और वीनस की राशि में है। तो जब वीनस की दशा चलेगी तो आपका 5वां घर एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसकी राशि है। 5वां घर किसका है? लव मैरिज का, लव का। उसमें बैठा कौन है? केतु। तो केतु की दशा आएगी जब अंतरदशा, तो एक तो ऑलरेडी घर एक्टिव, उसमें बैठा प्लानिट एक्टिव, तो पूरी कोशिश करेगा लव मैरिज करा देने की। तो केतु यहाँ पर प्रबल दावेदार हो जाता है, लेकिन ये लव मैरिज कराएगा। इसका संबंध लव से मैरिज से कहाँ है? नौमांश में आएंगे तो केतु आपको दारा कारक के साथ बैठा मिल जाएगा। तो यहाँ एक आपको कंफर्मेशन मिलता है। दूसरा, मून से 5वां घर है, तो फिर ये लव मैरिज और आपको लव अफेयर दिखाता है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सैटर्न, अगर आप देखोगे सैटर्न की 10th एस्पेक्ट है। सैटर्न लग्नेश है इस जातिका के लिए। लग्नेश खुद के विवाह में बाधा करेगा? नहीं करेगा, उच्च राशि में बैठा है, इस घर को प्रोटेक्ट करेगा, इस घर के लिए काम करेगा, तो ये भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एक चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी, वो चीज़ है वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। अर्गला एक टॉपिक है जो बहुत काम आता है प्रेडिक्शन में। यूजुअली बहुत कम लोग हैं जो उसके बारे में बात करते हैं। केतु का प्रबलता कहाँ से आती है इस चार्ट में? उसका रीज़न है 11वें घर से अर्गला आती है, और केतु जहाँ बैठा है वहाँ से 11वां घर है, जहाँ सूर्य और शुक्र बैठे हैं। सूर्य दारा कारक है, शुक्र विवाह कारक है, दोनों मिलके केतु को अर्गला देंगे। तो ये अर्गला बेनिफिक अर्गला है, क्योंकि दोनों ही ग्रह मैरिज से रिलेटेड हैं। एक दारा कारक है, एक विवाह कारक है। तो इस तरह से अर्गला का पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अर्गलाएँ कैसे काम करती हैं, कैसे आपके सिस्टम को मजबूत करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। एक छोटा सा गोचर और देख लेते हैं उस समय का, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी हमें। देखिए, मैरिज होती है इस डायरेक्शन में, वीनस में केतु, केतु में मार्स। वीनस समझ में आया मुझे, केतु समझ में आया, मार्स क्यों समझ में आया? क्योंकि मार्स एक तो चंद्र कुंडली से देखा तो मार्स लग्नेश हुआ, नवांश में देखोगे तो मार्स लग्नेश था नवांश का भी। तो ये रोकेगा नहीं, नेगेट नहीं करेगा, ये हमने नियम में पढ़ा हुआ है। लास्ट वीडियो या उससे लास्ट वाले में शायद एक्सप्लेन किया था कि लग्न जो है, लग्नेश जो है, वो मैरिज को नेगेट नहीं करेगा। अब देखिए, वीनस की बात करें, वीनस आपको दिखेगा दूसरे घर में, जो घर है कुटुंब का, परिवार का, साथ में बैठा है मंगल के साथ। मंगल नौमांश में लग्नेश है, मंगल चंद्र कुंडली में लग्नेश है, चीज़ अच्छी बनती है। ऊपर से इन दोनों के ऊपर मून की एस्पेक्ट है, हालांकि मून 2 सवा 2 दिन रहता है कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा उसका मैटर नहीं कर रहे। जुपिटर अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। अब बात करें केतु, केतु की युति दारा कारक के साथ बनी हुई है, और लग्नेश खुद लग्न में बैठा है, और 10वीं एस्पेक्ट भी केतु पर डालेगा। और लग्नेश खुद इन्वॉल्व होगा तो क्या अपना विवाह खुद रोकेगा? नहीं रोकेगा।
तो इसका मतलब है कि चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, हर ग्रह आपको विवाद दे सकता है। बात यह है कि एनालिसिस होनी चाहिए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकलना चाहिए और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। केवल एक जगह से पर्पस निकलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपको एनालिसिस करके देखना है कि कितना स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। और भी कई चीज़ें हैं इस कुंडली में जो अभी एनालिसिस नहीं कर रहे। एक छोटी सी चीज़ और है इसमें जो हालांकि हमने टॉपिक कवर नहीं किया, लेकिन बात कर लेते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड है वीनस। वीनस जाके बैठा है 3rd हाउस में अपनी उच्च राशि में। वीनस कारक है 10th हाउस है प्रोफेशन का। वीनस कारक है आर्ट का, ड्रामा का, यानी कि मूवीज़ में एक्टिंग बनता है, वो भी उच्च की राशि में जाके बैठ जाता है। किसके साथ बैठा है? सन के साथ। सन किसका कारक है? नेम और फेम, नाम और शोहरत का, दोनों मिलती हैं। बहुत क्लियर है, तो ये स्पष्ट दिखता है। हालांकि अभी इस कुंडली में हम D10 पे नहीं जा रहे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, चार्ट आपको बता देता है कि क्या हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। अब मैरिज प्रेडिक्शन आप करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को कैसे काम करती हैं। और युति के संबंध में किसी भी तरह की घबराहट काम नहीं आती। कोई फर्क नहीं पड़ता 3 ग्रह हों 4 ग्रह हों, ग्रह काम कैसे करते हैं जब ये समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट आप लोग कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम वो लेके आएंगे। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कुछ और भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास, या आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।